कल्चर में कहते हैं कि विष दे दो विश्वास मत दो। आप किसी को भी विश्वास मत दिलाइए, आप भले ही उसको विष दे दीजिए। मैं अकेला चला था जिंदगी की राह पर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ऐसी कारवां को अपने साथ पल पल और हर क्षण लेकर चलने वाले पुरुषोत्तम भट्ट आज हमारे साथ लाइव उत्तराखंड स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, आप एक एनजीओ रन करते हैं अपना परिवार। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये नाम अपना परिवार कैसे आया? सन 2013 की बात थी। उससे पहले मेरा कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। मैं सन 89 से एक राष्ट्रीय पार्टी में जुड़ा हुआ था। तो 2010 में मैंने सब छोड़ दिया था राजनीतिक पार्टी, क्योंकि मैं जिन नेताओं के लिए हम लोगों ने काम किया, लोगों के लिए बहुत काम किया था। हम बस्तियों में जगह जगह समाज में लोगों के लिए काम करते थे कि भाई यही हमारी पार्टी आएगी, हमारे नेता आएंगे तो आप लोगों के लिए ज़िंदगी में काफ़ी सुधार होगा। लेकिन आने वाले कल में जो हमने देखा कि जब देखा कि कहते हैं राजनीति में वो काम सब कुछ नहीं हो पाया। इंसान आज भी जो है रोटी कपड़ा और मकान की अगर कहीं बात होती है तो रोटी कपड़ा और मकान के लिए आदमी कहीं भी संघर्षशील है और नौकरी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 2013 में मैंने कहा कहते हैं हम लोग जब हम सब भारतीय हैं तो एक ऐसा परिवार जोड़ा जाए, अपना परिवार, जिसमें ना कोई जाति हो, ना धर्म हो, ना बंधन, किसी चीज़ का बंधन हो, और हम सब पूरा वर्ल्ड अपना परिवार हो और हम सब मिलके जो है समाज के हितों के लिए और देश के हितों के लिए कार्य करें। तो जिस सोच के साथ आपने परिवार बनाया, इसमें एक बात आपने कही कि राजनीति पृष्ठभूमि आपकी रही और राजनेताओं की कुछ मजबूरी हो जाती है। आप करीब रहे हैं, कैसा आपने ऐसे महसूस किया? देखिए, हम लोग जिस समुदाय से हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोगों के भारतीय कल्चर में कहते हैं कि विष दे दो विश्वास मत दो। आप किसी को भी विश्वास मत दिलाइए, आप भले ही उसको विष दे दीजिए। ये एक मुहावरा, एक कहावत है। कहीं ना कहीं जब समाज की पृष्ठभूमि में, अनुपम भाई आप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ पत्रकारिता के मेरे कई हमारे अपना परिवार में लोग जुड़े हुए हैं। तो पत्रकार मीडिया के लोग जो होते हैं वो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। आपके जितने भी चाहे कर्फ्यू हो, आंधी हो, तूफान हो, आप लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। ऐसे सामाजिक संगठन के लोग भी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों के बीच में लगातार रूबरू होते हैं। तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, एक बेरोजगार की परेशानी सिर्फ एक बेरोजगार ही जान सकता है। एक भूख की परेशानी भूखा इंसान ही जान सकता है। जिसके ऊपर छत ना हो उसको छत की परेशानी वही जान सकता है। जिसको मेडिकल में अगर कोई बीमार हो और उसके बाद उसका खर्चा ना हो वही जान सकता है। जिसकी बेटी की शादी हो और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो वो परेशानी है वही लोग जान सकते हैं। मैं कहते हुए कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि हम लोग कहते हैं मलिन बस्तियों के नाम पर कहते हैं जितने भी नेता है कि मलिन बस्तियां हमको मालिकाना हक दो। मलिन बस्तियां आज की डेट में भी किसी को मालिकाना हक नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने मालिकाना हक की आवाज उठाई मलिन बस्ती के, वो आज सारे अरबपति हो चुके हैं, एक स्थापित नेता हो चुके हैं। बेरोजगारी के नाम पे जिन्होंने भी नेतागिरी करी, बेरोजगार आज की डेट में भी बेरोजगार है। और वो जो नेता ऐसी फक्कड़ घूमते थे जो बेरोजगार थे, आज वो कहते हैं सब सर्वगुण संपन्न होंगे, उनके बच्चे सारे सर्वगुण संपन्न होंगे। तो हमारा अपना परिवार का कहना मतलब है कि हर नागरिक, एक वोट देने वाला भी नागरिक, एक आम इंसान हो चाहे वो कॉर्पोरेट जगत का इंसान हो, सबके साथ एक बराबरी का एक दर्जा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। सबके साथ चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक जीवन हो, तो सबके साथ सबके चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का। बहुत बढ़िया आपने बात कही, सबकी ज़रूरतों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपना परिवार की। आपने शुरुआती दौर में जब अपना परिवार सोचा और चलना शुरू किया, अपना इस परिवार को बनाना शुरू किया, क्या क्या चैलेंज सामने आए, कैसे आपने उनसे दो हाथ किए या निपटे, और आज हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि आज अपना परिवार एक बहुत ही अच्छे स्तर पे लोगों की मदद कर पा रहा है, लेकिन इसका शुरुआती स्तर क्या था? शुरुआती स्तर, क्योंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी थे, उत्तराखंड के हम लोग मूल निवासी थे और धरातल पे हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ की जितनी भी समस्याएं थी, जैसे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य भी अगर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने बनाया तो उन्होंने ये कहा कि आने वाले कल में जो हमारे बच्चे हैं वो एक सुखद भविष्य का जीवन यापन करें। लेकिन मैं सबसे एक बात पूछता हूँ, आपसे भी एक बात पूछते हैं, हर एक से मेरा क्वेश्चन रहता है, हम आज़ाद भारत में निवास करते हैं, क्या कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिला जिसका शोषण नहीं हो रहा हो? एक गरीब आदमी जब चौकी थाने में जाता है तो जब उसकी सुनवाई नहीं होती है, जब उसके साथ किस तरह से बिहेव होता है, अधिकारियों से मिलने के लिए, जब मैं आपको बता दूंगा कितना आश्चर्य है, पत्रकार तो कहीं भी जा सकता है,
पत्रकार एक ऐसा माध्यम है जो किसी का भी इंटरव्यू ले सकता है। लेकिन आज भी आपके लिए मुझे लगता है कहीं भी अभी सचिवालय में आपके लिए बैन है, आप लोगों के साथ को भी शोषण का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक स्तर में भी कई जो बड़े जो कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े विधायक हैं या सांसद हैं, उनका भी शोषण होता है। तो कहीं ना कहीं जब पावरफुल, आप देखिए यहाँ के उत्तराखंड के विधायक क्या कहते हैं कि हमारी तो अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई, आप जनता के नुमाइंदे, आप करोड़ों लोगों के नुमाइंदे, जब आपके अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आम जनमानस के अधिकारी कैसे सुनेगा। तो अपना परिवार बनाने का उद्देश्य यही था कि हमने कहा जिनकी कोई नहीं सुन रहा है उनको कहते हैं हम लोग जो है एक संरक्षण दें, उनको एक सुरक्षा दें, उनके भविष्य के लिए हम लोग सोचें। जाति, बंधन, धर्म सबको भूल के हम सब एक परिवार हम लोग बन जाए। और हम तो एक सिंपल सा उदाहरण कहते हैं अनुपम भाई कि अगर कोई मतलब 1 लाख लोग अगर 1-1 रुपए भी दे दें, 1 लाख रुपए होता है, उस 1 लाख रुपए में किसी भी बिटिया की शादी हो सकती है। दिक्कतें शुरुआती दौर में बहुत आई, लेकिन इतनी भी दिक्कतें नहीं, समाज धीरे धीरे समझा। पुरुषोत्तम जी, आपके अपना परिवार के कुछ कार्यक्रमों में मैंने भी आके देखा है और मैं बैठा हूँ। हम जितने भी संगठन, एनजीओ या कहीं भी ऐसी कुछ एक संगठित बॉडी को देखते हैं, वहाँ पे पदों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन, सचिव कौन, एक पदों की दौड़ होती है। पर अपना परिवार में आके देखा कि पद है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ लोग हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप, क्योंकि पदों की दौड़ से हटके लोगों को इकट्ठा रखना ये कैसे संभव हुआ? भाई, एक हमने सबको एक चीज़ कही है कि जितने भी हमारे लोग हैं, ये जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे अपने परिवार से जुड़े हुए और ना जुड़े हुए भी लोग, अगर ना जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, अगर उसका कहते हैं उसके अंदर कोई टैलेंट है, तो हम सब कहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी होती है, वो भी हमारा ही परिवार का सदस्य है। अगर मान लिया किसी बच्चे को कोई गरीब घर का बच्चा है और वो बहुत अच्छा सिंगिंग करता है और उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है या उसका कोई गॉडफादर नहीं है, तो हम लोग उसको मंच देते हैं। ऐसे ही अगर कोई किसी भी चीज़ का किसी के अंदर टैलेंट है तो हम लोग उसको कहते हैं कि आप आगे आइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो जो हम लोग पद के लिए नहीं, हम नहीं आगे खड़े होते हैं, हम कहते हैं जो कोई भी व्यक्ति अगर टैलेंटेड व्यक्ति है तो उसको सब आगे लाएं। तो ये सब हमारा प्रयास रहता है। पद कोई मायने, कार्य करता है और आदमी का कर्म मायने रखता है। गीता में भी लिखा है कर्म सर्वश्रेष्ठ है, पद कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब अपना परिवार जिस तरीके से विस्तार रूप ले चुका है, और मैं मानता हूं कि उत्तराखंड की राजधानी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो अपना परिवार के नाम से परिचित ना हो। अब आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए अनुपम भाई, हमारे साथ बहुत बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ा है, हमारे साथ मीडिया के भी कई लोग हैं, हमारे साथ अधिकारी वर्ग भी है, हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं, हमारे साथ इंजीनियर भी हैं, हमारे साथ वकील भी हैं, हमारे साथ हर समुदाय का हर तरह के लोग जुड़े हैं। तो हम सबकी राय लेते हैं कि देश हित में और समाज हित में क्या कार्य अच्छे हो सकते हैं और किसकी मदद कैसे हो सकती है। देखिए सब सिंपल सा उदाहरण, अगर किसी पे कोई व्यक्ति पे कोई केस हो गया, अगर वो कचहरी में जाएगा और उसकी जान पहचान नहीं है तो उसके लिए बहुत कहते हैं ना। लेकिन हमारा अपना परिवार का अगर कोई व्यक्ति अगर वकील है, उसको अच्छे सही तरह से गाइड कर देता है, या पुलिस का अधिकारी है कोई, उसको सही तरह से गाइड कर देता है, तो हमारा काम सिर्फ यही है कि लोगों को जोड़ें और लोगों को आगे लाएं। हमारा टोटल फोकस जो है, जो समाज में कमजोर तबका है वो किसी तरीके से तरक्की करे और हमारा भारत देश मजबूत हो। आप राजनीति में भी रहे, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आपकी मित्र और मंडली जितनी भी है वो बुद्धिजीवी वर्ग से है। आज वर्तमान में जो प्रदेश की स्थिति है, और आगामी नवंबर में ही हमारा स्थापना दिवस भी 20वां आ रहा है, कितना पा लिया उत्तराखंड ने और क्या पाना बाकी? राजनीतिक विषय में अगर चर्चा ना हो तो ज़्यादा अच्छा। आप भी बहुत अच्छा जानते हैं, मैं भी ये चाहता। उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने, बच्चों ने शहादत दी, जिन महिलाओं ने बेइज्जती झेली, वो सिर्फ इसलिए दी थी कि हमें एक सुंदर भविष्य और अच्छा उत्तराखंड हमें प्राप्त हो। लेकिन 18 सालों में मैं आपको बताता हूँ, मैं तो एक सिंपल सा आपको उदाहरण बता। 18 साल में घोटाले बहुत हुए। हम तो नहीं कह रहे कि घोटाले में, पार्टियां ही कहती है, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते कि इन्होंने इतने करोड़ों के घोटाले, कांग्रेस वाले बीजेपी में, लेकिन आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। जीरो टॉलरेंस की ये लोग बात करते हैं। चुनावी मुद्दा था लोकायुक्त चुनावी मुद्दा के 100 दिन के अंदर हम लोग लोकायुक्त का गठन कर देंगे, लेकिन आज वो इन्होंने प्रवर समिति में डाल दिया। हम तो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि लोकायुक्त क्यों नहीं है, या जो बेरोजगार हैं, जो आज जो बेरोजगारी दर है उत्तराखंड में जो लगातार बढ़ती जा रही है। पलायन अभी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिवर्स पलायन हुआ। रिवर्स पलायन के बाद भी वहाँ स्थिति जो है, अच्छे खासे लोग जो है काम छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, विदेशों से काम छोड़ के लोग उत्तराखंड में आए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी स्थिति बहुत बेहाल हो चुकी है। जल, जंगल, जमीन पे हमारा आधिपत्य नहीं है।
तो किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह के 19 सालों में राज्य सरकारों ने उत्तराखंड को क्या दिया, जबकि उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। संभावनाएं, हमारे धाम हमें करोड़ दे सकते हैं, गंगा नदी हमें आराम से पाल सकती है, जल जंगल जमीन हेरिटेज जड़ी बूटियां कई पर्यटन बहुत चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट और करप्शन को मैं इसमें बहुत बड़ा दोषी मानूंगा। अपना परिवार तक लोग पहुंचते कैसे हैं, कैसे आप तक किसी को सहायता चाहिए हो तो वो किस तरह आप तक पहुंचता है, क्या रास्ते आपने उसके लिए बना रखे? शुरुआती दौर में हमने अपने लोगों को चुना, हमने अपने लोगों को इकट्ठा किया, धीरे धीरे तो प्रचार प्रसार बढ़ता चला गया। जब हम लोगों की सहायता करने लगे, हमारे एक मेंबर थे, उसके घर में आग लगी, तो किराए में वो रहती थी, जब देखा कि उसके घर में कुछ नहीं बचा, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं था, वो उसकी मतलब सालों की मेहनत जो एक झटके में खत्म हो गई। तो परिवार के लोगों ने मिलजुल के उसका पूरा सामान उसके घर में इकट्ठा कर दिया। कई गरीब बेटियों की हम लोगों ने शादी करी, किसी को मेडिकल फैसिलिटी में नहीं, उसमें पैसे की कमी पड़ी, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने इकट्ठा करके उसके मेडिकल के उसमें खर्चा किया। कई लोगों की हमने लड़ाइयाँ कोर्ट में लड़ी। तो धीरे धीरे जब हमारा प्रचार प्रसार हुआ, लोगों को लगा कि हाँ ये एक ऐसा संगठन जो निस्वार्थ है, हम किसी से कोई कमीशन खोरी या किसी से हम अपनी फीस नहीं लेते, हम टोटल निस्वार्थ काम करते हैं। तो इसलिए जो है धीरे धीरे हमारा प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद पुरुषोत्तम भट्ट जी से बहुत कुछ जाना। अपना परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पद और लोभ के लिए कोई जगह नहीं, अगर जगह है तो गीता के कर्म के श्लोक पर ये अपना परिवार को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं तहे दिल से अपना परिवार के साथ हैं और ऐसे सभी लोगों के साथ जो निस्वार्थ भाव से पूरी तरह समर्पित होकर समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।